नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारत तरंगी में। अभी तक हमने अपने 3 लेक्चर्स में मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसिस्टेंस पैटर्न तक को कवर कर लिया था। आज हम अपने क्लास 4 में हड़प्पन सोसाइटी के, या यूं कहिए कि पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के हड़प्पन सोसाइटी और उसके पॉलिटिकल फीचर को समझेंगे। बेसिकली हड़प्पन सोसाइटी ये जो है ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसमें हमें सबसे पहले इनके रिलीजियस एंड फ्यूनररी प्रैक्टिसेस को देखना पड़ेगा। फिर हम इनके डेली लाइफ को समझेंगे, क्या क्या हमें एविडेंसेस मिलते हैं। और तीसरा जो है वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट, जो कि सोसाइटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, या वो प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई अभी नहीं हो पाया है कि आखिर उसके लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का क्या सिग्निफिकेंट, क्या मीनिंग था, वो क्या कन्वे करना चाहते थे। तो इसलिए जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं उनके बेसिस पे हमने उनके सोसाइटी को समझने का एक लगभग एक अनुमान लगाने का प्रयास किया हुआ है। और जब हम इसे टोटल में समझते हैं, हम अभी एविडेंसेस को देखेंगे, जब हम टोटल में देखते हैं तो एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है, वो है सोशल डिफरेंशिएशन। सोशल डिफरेंशिएशन या हमें स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है कि समाज का वर्गीकरण हो रखा है। इसके बहुत सारे उदाहरण भी है, और इस साल यूपीएससी ने अपने पीटी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा है, जो कि उसके अंडरस्टैंडिंग पर रिलेटेड है। तो आज हम देखेंगे कि क्या आखिर है ये सोशल डिफरेंशिएशन या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इस पूरे के पूरे लेक्चर में। जैसा कि है, सबसे पहले हम रिलीजियस एंड फ्यूनररी प्रैक्टिसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो मैं आपको एक ब्रॉड माइंड मैप दे दूंगा कि किस तरीके से हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे भी जब आप इसे रिवाइज करेंगे तो ये आप सभी के लिए यूजफुल होगा। तो अब हम आ जाते हैं, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलते हैं। सबसे पहला आ जाता है टेराकोटा फिगर्स, चिकनी मिट्टी से बना हुआ टेराकोटा फिगराइंस। मल्टीपल्स हैं इसलिए हम इसे प्लूरल में लिखते हैं। टेराकोटा फिगराइंस, जिन्हें मदर गॉडेस भी कहा गया है। मदर गॉडेसेस ये बेसिकली स्लिम फिगर हुआ। इनके अगर फीचर्स को अगर हम देखें तो स्लिम फिगर, फैन शेप्ड हेडरेस्ट, यानी कि सर पे एक जूड़ा जैसा पूरा का पूरा दिखाई देता है, एंड वियरिंग अ शॉर्ट स्कर्ट। ये हमें कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक तो ये है जिसने हमें टेराकोटा फिगराइन, जिसे कि मदर गॉडेस के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा, हमें फीमेल वर्शिप में ही मैट्रोलिन, यानी कि मातृत्व को, वुमेनहुड को या मदरहुड को रिप्रेजेंट करने वाला भी हमें मिलते हैं। मैट्रोनिल, जो कि पॉट बेलिड यानी कि प्रेग्नेंट टाइप ऑफ फीमेल फिगर, ये हमें एविडेंसेस मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। कहां कहां पर ये हमें मिलते हैं? फाउंड एट मोहेंजोदारो, हड़प्पा,
एंड बनावली। ये सभी साइट्स हैं जहां पर कि हमें खासकर ये एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये है हमारे सबसे पहला, ये फीमेल में है, इसे याद रखना कि ये फीमेल है। फीमेल के हमें एविडेंसेस हमें इस तरीके से मिलते हैं। अब इसके बाद कुछ और है, इसे नोट कर लीजिए जैसा मैंने आपको लिखवाया हुआ है। अब इसके बाद और भी हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं, एक एक करके आज हम सारे फीचर्स को पढ़ते हुए चलेंगे। फिर हमें मेल गॉडेस के एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। मेल गॉड, इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं, पशुपति जिसे प्रोटोशिवा भी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्टेटाइड सील। ये उसके फीचर्स हैं, हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। बफेलो, हॉर्न, हेड्रेस, यानी कि जो सिंग है वो बफेलो के सिंग की तरह लगता है। सीटेड ऑन अ डायस, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बैठे हुए हैं। फ्लैंक्ड बाय 4 एनिमल्स, फ्लैंक्ड बाय 4 एनिमल्स। कौन कौन से हैं, एग्जाम में कभी कभार पूछ भी लिया जाता है। एलिफेंट, राइनोसेरस, वाटर बफेलो एंड टाइगर। और बीनीथ द डायस में भी हमें 2 एनिमल्स दिखाई देते हैं। बीनीथ द डायस में भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं, 2 एंटीलोप्स या फिर आइबेक्स का। या फिर हमें आइबेक्स के एग्जाम्पल भी मिलते हैं। इसी को यूजुअली पशुपति सील कहा जाता है, यूजुअली रेफर्ड एज पशुपति सील, जिसे पहली बार जॉन मार्शल ने ये टर्म कैटेगराइज किया था, जॉन मार्शल ने। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि हमें मेल गॉड में हमें फीचर्स दिखाई देते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हमें छोटे छोटे लिंग और योनिस के वर्शिप भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिकली क्रिएटिविटी या फर्टिलिटी से रिलेटेड है, जिसे हम अभी नेक्स्ट में कवर करते हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे मॉडर्न सोसाइटी में भी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं उनका एक सिंबल बना के भी उनको वर्शिप के तौर पर किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में आज भी ऐसे कई सारे सोसाइटी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भूटान में अगर आप चले जाएंगे तो आपको जो फालूस यानी कि जो मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन करके और उनका वर्शिप भी किया जाता है। ये इसके भी एविडेंसेस हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वर्शिप ऑफ लिंग एंड योनिस। ये मेल एंड फीमेल के क्रिएटिव एनर्जी को दिखाता है, यानी कि क्रिएटिव एनर्जी जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्टोन आइकन्स, स्टोन से बने हुए ज्यादातर जो आइकन्स जो हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स के भी होते हैं जैसे टेराकोटा, फाइनेंस या अदर मटेरियल्स के भी बने होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टोन्स के बने हुए होते थे।
दे आर रिलेटेड टू फर्टिलिटी बिलीव्स, रिलेटेड टू। कुछ जो छोटे हैं वो लाइमस्टोन, स्मॉलर जो हमें जो ये लिंग और योनिस जो होते हैं स्मॉलर आर मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड एल्वेस्टर। स्मॉलर आर मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड एल्वेस्टर, और लार्जर जो है वो स्टोन के बने हुए हैं। लार्जर आर मेड ऑफ स्टोन। कुछ जगहों पर इनका आर्किटेक्चरल और एस्ट्रोनॉमिकल रेलेवेंस भी हमें देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्लिक आर्किटेक्चरल यूज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये सारे के सारे हमें पॉइंट्स जो हैं इस लिंग और योनिस से दिखाई देते हैं। ये है चौथा फॉर्म जिस प्रकार के रिलीजियस एक्टिविटीज हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, वर्शिप ऑफ लिंग एंड योनि, और ये सारे उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते जाइए। बस सिर्फ और सिर्फ आपको इस पॉइंट्स को एनसीईआरटी के साथ में रिवाइज करते हुए जाना है और प्रिपेयर करते हुए जाना है। इसके अलावा हमें नेचर वर्शिप भी मिलता है। हमें नेचर वर्शिप भी दिखाई देने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वर्शिप ऑफ पीपल ट्री, इसका एग्जाम्पल हमें कहां पे मिलता है? मोहेंजोदारो में। फिर एनिमल्स को भी वर्शिप किया जाता था, उसे सील्स में डिपिक्ट किया जाता था, डिपिक्टिंग एनिमल्स ऑन सील्स। इसका एग्जाम्पल है एक टेराकोटा बुल एट मोहेंजोदारो। और हमें स्वास्तिक के सिंबल का यूज भी दिखाई देता है, यूज ऑफ स्वास्तिक सिंबल। और इसका पर्पस जनरली हम ऑस्पिशियसनेस या फिर प्रोटेक्शन के फॉर्म में देख सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें देखने को मिलता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। ये मेन 5 पॉइंट है। इसके अलावा भी कुछ अदर एक्टिविटीज हैं जो कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं, उसे भी हम नोट डाउन करते हुए चलते हैं। इसको हम अदर एग्जाम्पल्स के तौर पे लिख सकते हैं। अदर एग्जाम्पल, जैसे हमें एनिमल सेक्रीफाइस के एविडेंस मिलते हैं। एनिमल सेक्रीफाइस के कहां पर है? तो ये हमें मिलता है कालीबंगन में। हमें ह्यूमन सेक्रीफाइस के भी एविडेंस मिलते हैं, जिसे कई लोगों ने आगे चलकर सती प्रथा के साथ में भी उसको कोलैबोरेट करने का कोशिश किया हुआ है, लेकिन ये कहां तक सही है ये अपने आप में एक डिस्प्यूट है। कालीबंगन के हमें एविडेंस मिलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं फायर अल्टर्स,
यानी कि जो सैक्रिफिशियल पिट्स होते हैं, यानी कि हवन कुंड जो होते हैं, सैक्रिफिशियल पिट्स, ये हमें एक तो कालीबंगन है ही, हमने शुरुआत से पढ़ा ही है। इसके अलावा बनावली, लोथल, आमरी, नागेश्वर, वागड़ और राखीगढ़ी में हमें इनके एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हैं जहां पे कि हमें जो हड़प्पन सोसाइटी के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करता है। इन सभी को दिखाने का मतलब क्या है, इन सभी पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है कि सोसाइटी में एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेके कोई एक होमोजीनियस पैटर्न नहीं था, बल्कि उसमें हेट्रोजीनियस कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस कैरेक्टर्स क्या हो, इससे हम क्या समझते हैं कि डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट सोशल पैटर्न को फॉलो करने वाले लोग हैं। कुछ लोग क्रिएटिव एनर्जी में बिलीव करते हैं, कुछ लोग नेचर वर्शिप में बिलीव करते हैं, कुछ लोग मदर गॉडेस का एक इमेज बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे सोसाइटी के डिफरेंशिएशन को शो करता है। इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, सोशल क्लासिफिकेशन होता है, उसके तरफ ये हमें हिंट करता है। लेकिन चूंकि सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट, जिसका अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम ये ठोस तरीके से नहीं कह पाते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे आज के टर्म में हम अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हाँ, जाति के आधार पर डिवीजन है, धर्म के आधार पर डिवीजन है, या मॉनेटरी स्टेटस के बेसिस पे आप किस क्लास में फॉल करते हैं उसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन है। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है हमें, जैसे हम प्रेजेंट टाइम में हमें पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिलता है, वैसे ही पैटर्न और एविडेंसेस हमें उस सोसाइटी में भी मिलते हैं। लेकिन हम उसे क्लासिफाई क्या करें, हम टर्म्स का क्या इस्तेमाल करें, हमारे पास ये अभी तक अवेलेबल नहीं है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को प्रॉपर तरीके से डिसाइफर कर पाए। ठीक है, तो ये था इनका रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे। इसी के साथ में जुड़ा हुआ है इनका फ्यूनररी प्रैक्टिसेस, उसे भी हम एक बार देखेंगे कि आखिर मरने के बाद लोगों को किस तरीके से दफनाया जाता था। चलिए इसे भी देखते हैं। बात करते हैं फ्यूनररी प्रैक्टिसेस। ठीक है, हमें कई जगह पे सिमेट्रीज मिलते हैं। सिमेट्रीज आर फाउंड, जैसे कि मोहेंजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, और सुरकोताला। अभी हाल फिलहाल में ही 2019 में राखीगढ़ी में हमें कई सारे ऐसे एविडेंसेस मिले। रिसेंटली इसे एक्सकवेट किया गया, जो कि इंडिया का एक प्रोमिनेंट साइट है, और हमें एक मिक्सचर देखने को मिलता है जिसमें जो बोन्स जो मिले और उसमें जो ह्यूमन का हम जो रेस को क्लासिफाई करने का कोशिश करते हैं, तो उसमें एंशिएंट ईरान और साउथ ईस्ट एशिया के सोसाइटी का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। साउथ ईस्ट एशिया के हंटर गैदरर सोसाइटी का हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इससे अभी ये चीज, चूंकि ये चीज अभी और डिस्कवरी पे विषय पे हमें और भी अभी इंफॉर्मेशन इससे निकालना है, तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन होते जाएंगे तो ये पता चलते जाएगा कि एक्चुअली में ह्यूमंस का जो माइग्रेशन थ्योरी है या फिर जो
हमारे इंडिया में जो लोगों का जो आना स्टार्ट हुआ, सिविलाइजेशन का जो स्टार्ट हुआ, क्या वो इनवर्ड था या फिर आउटवर्ड था? आउटवर्ड माइग्रेशन से हुआ या फिर इनवर्ड पॉपुलेशन से हड़प्पन सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, इसके बारे में भी एविडेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। खैर अभी इस पे अभी पूरा डिस्कशन अभी इसका बाकी है, अभी इस पे कई सारे पॉइंट्स आने बाकी हैं, बट हाँ अभी हमें ये एविडेंसेस जरूर मिले हैं। ठीक है, हमें फ्रैक्शनल बरियल एंड अर्न burials आर फाउंड। और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेव गुड्स, यानी कि ये बिलीव करना कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। दो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का सिग्निफिकेंट फीचर नहीं था, बहुत कम अमाउंट में हमें गुड्स देखने को मिलते हैं, पर हाँ हमें एविडेंसेस मिलते हैं कई सारे ऐसे साइट्स पे स्मॉलर अमाउंट में, जहां पर डेड बॉडी के साथ में ग्रेव गुड्स को रखा जाता था। उसके साथ में ये बिलीव था कि लाइफ के बाद भी इंसान को जरूरत पड़ेगा, वो हो सकता है। ये हर लगभग सोसाइटी में रहा है। ये जब हम स्टोन एज में भी देखते हैं तो स्टोन एज में भी हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये था इनके फ्यूनररी प्रैक्टिसेस का एग्जाम्पल। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में है, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल वर्शिप, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल वर्शिप इज फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि जो एक पॉइंट तो ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि रिलीजन था ही नहीं, क्योंकि जब हम इसे, होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज पास्ट के किसी चीज को समझने का अगर कोशिश करते हैं तो हम उसे प्रेजेंट के साथ में जोड़ने का कोशिश करते हैं। तो इनमें से ऐसे कई सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन की फीचर्स हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, फ्यूनररी प्रैक्टिसेस हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी रेजोनेट करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पीपल के पेड़ को वर्शिप करना, कई सारे एनिमल्स को वर्शिप करना, या ग्रेव गुड्स में जाके उसके अराउंड जो पूरा का पूरा श्राद्ध की जो एक प्रक्रिया होती है उससे पूरा का पूरा फॉलो करना। तो ये सारे चीजों को दिखाता है कि मे बी हड़प्पन सिविलाइजेशन में इन सभी चीजों का एक इनिशियल शुरुआत हुआ था, इनिशियल स्टेप था, और आगे चलकर फिर धीरे धीरे जैसे वो मैच्योर करता है। और ये हर चीजों में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी चीज एग्जैक्टली एक ही दिन में या एक ही बार में उभर कर नहीं आ जाता। इसलिए कई सारे इसमें हमें डिबेट्स देखने को मिलते हैं, कई सारे हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसे जब हम ये अपने पीटी वाले पॉइंट को कवर कर लेंगे और जब मेंस के आंसर राइटिंग में आएंगे इस टॉपिक में, तब हम उस चीज में इसको कवर करें। ठीक है, फिलहाल के लिए आप अभी सिर्फ पीटी के पर्सपेक्टिव से फीचर्स रखिए, जो कि आपके आंसर राइटिंग में जो आप पॉइंट को सब्सटेंशिएट करते हैं उसके लिए ये सारे पॉइंट्स यूजफुल होते हैं। और जो भी जहां पे जरूरत पड़ेगा कि समझाना है आपको, तो वो मैं आप सभी को समझाते हुए जा रहा हूं। ठीक है, तो ये था इनका फ्यूनररी प्रैक्टिसेस। अब हम चलते हैं इनके डेली लाइफ के तरफ, कि हमें हड़प्पन पीपल जो है, चाहे उसमें मेल हो, फीमेल हो या चिल्ड्रन हो, उनके हमें क्या क्या एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। इन पॉइंट्स को हम अभी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो लार्जली जो ये हमें हड़प्पन पीपल के बारे में, जो डेली लाइफ के बारे में जो इंफॉर्मेशन जो आता है, डेली लाइफ इंफॉर्मेशन, ये हमें कहां कहां से आता है? बेसिकली जो हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं, जो कि टेराकोटा के, स्टोन और ब्रॉन्ज के बने हुए थे। हमें इनसे एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है,
इसमें हम टेराकोटा के जो इमेजेस हैं, इसमें हमें मेल के इमेजेस मिलते हैं, इसमें हमें फीमेल के इमेजेस मिलते हैं, ठीक है। कुछ हमें एंड्रोगोनस इमेजेस भी मिलते हैं। एंड्रोगाइनस क्या होता है? बेसिकली जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल एट्रीब्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं। हमें ये पता चलता है इन सभी स्कल्पचर्स को एनालाइज करने के बाद कि हड़प्पन वुमेन वोर अ शॉर्ट स्कर्ट टाइप ऑफ ड्रेस वो पहना करती थी। शॉर्ट स्कर्ट ड्रेस मेड ऑफ कॉटन और वूल, मेड ऑफ कॉटन और वूल। इसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। हमें यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स, हमें यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स देखने को मिलता है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी के साथ वुमेन एसोसिएटेड विथ फूड प्रोसेसिंग एंड डोमेस्टिक वर्क के साथ में हमें एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। जैसे फूड प्रोसेसिंग में हमें कुछ ऐसे टेराकोटा इमेजेस मिलते हैं जो दिखाते हैं कि वुमेन जो है वो ग्राइंडिंग के साथ में एसोसिएटेड है, ग्राइंडिंग के साथ में, ठीक है। और हमें कहाँ पे ये एविडेंसेस मिलते हैं? जैसे ये ग्राइंडिंग के जो एविडेंस जो है साइट आपसे पूछा जा सकता है, जैसे नौशारो, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। यहां पर हमें ऐसे फिगराइंस मिलते हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी पर्टिकुलरली ग्राइंडिंग के साथ में हमें दिखाई देते हैं। डोमेस्टिक वर्क में भी अगर हमें देखें तो कई सारे हमें बरियल्स मिल जाते हैं, बरियल्स ऑफ वुमेन विथ बेबी, ठीक है। ये जो है, ये सारे के सारे जो हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के वुमेन्स के अराउंड, जो कि हमें स्ट्रक्चर से पता चलते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर मेल फिगर्स को अगर देखा जाए, हमें क्या देखने को मिलता है? यूज ऑफ धोती लाइक गारमेंट, यानी कि जो लोअर पार्ट है उसमें हमें धोती जैसा एक कपड़ा दिखाई देखने को मिलता है। अपर में हमें शॉल या फिर एक क्लॉक जैसा, जो एक हाथ में कवर करते हुए दूसरे शोल्डर से और अब हाथों के नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। अपर गारमेंट में हमें शॉल या फिर क्लॉक की तरह एक दिखाई देता है, और वेरियस हेयर स्टाइल्स और बियर्ड्स के भी हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिलता है। सो अगेन ये सोशल डिफरेंशिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। जिसके पास में ज्यादा एसेट होगा, जिसके पास में ज्यादा वेल्थ होगा, वो उस हिसाब से अपने कपड़े को या अपने हेयर स्टाइल को, या हो सकता है कि डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, ठीक है। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं कि आर्म फोर्सेस का जो
मेंबर्स होते हैं उनका जो फौज का जो कटिंग होता है वो एक अलग कटिंग होता है, जो छपरी वाले होते हैं उनका एक अलग कटिंग होता है, तो अपना अपना उसका भी एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बहुत सारे हमें पैटर्न्स, सोशल डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर चिल्ड्रन के बारे में बात करें तो चिल्ड्रन में बेसिकली हमें कई सारे गेम्स के एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे लट्टू के बारे में, और पिट्ठू के एविडेंस जो है वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलते हैं। लट्टू यानी कि स्पिनिंग टूल्स के बारे में, ठीक है, लट्टू और पिट्ठू के एविडेंस जो है वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के टेराकोटा के उनके से एविडेंसेस से मिलते हैं चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा इनके डेली लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो तीसरा चीज है जो हमें इंफॉर्मेशन या हड़प्पन सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन करता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हड़प्पन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, हमें इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को याद रखना है, क्योंकि ये डिसाइफर तो अभी हो नहीं पाया है, इसलिए हम ये कह तो नहीं सकते हैं कि क्या आखिर वो कन्वे करना चाहते थे, क्या उसका एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस था, लेकिन कुछ इन्फरेंसेस जो है वो हमें समझ में आते हैं जब हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो अगर हम हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड राइटिंग के बारे में अगर पढ़ें तो लार्जली जो डिबेट फॉल करता है वो दो है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो लैंग्वेज था ये इंडो आर्यन फैमिली से आता है, और कुछ का मानना है कि ये द्रविडियन फैमिली से रिलेटेड है। यहाँ पे लार्जली दो टाइप के डिबेट्स अवेलेबल हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट और राइटिंग से लेके। कुछ लोगों का मानना है कि एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, यानी कि इसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें द्रविडियन यानी कि इंडिजिनस हमें इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं और यहीं से ये डेवलप हुआ था। अगर इनकी राइटिंग के बारे में अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें क्या क्या मिलते हैं। मोस्ट ऑफ राइटिंग appear on seals and most of the writing appear on seal and sealings. Most of the inscriptions are short. एवरेज में हमें 5 साइंस देखने को मिलते हैं। एवरेज ऑफ 5 साइंस। जो लॉन्गेस्ट अभी तक हमें मिला हुआ है, लॉन्गेस्ट हैज 26 साइंस। ठीक है, और इनका जो मेजॉरिटी जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो इसके जो हमें एविडेंसेस जो मिलते हैं अभी तक, उनका जो मेजॉरिटी कंसंट्रेशन है वो मोहेंजोदारो और हड़प्पा में है। हमें मोहेंजोदारो और हड़प्पा में देखने को मिलता है। ये है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। लगभग हमें 400 से 500 साइंस हमें देखने को मिलते हैं। 400 से लेकर 500 हमें साइंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिगार्ड में, इसको याद रखना। ये लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द राइटिंग अपीयर ऑन सील्स एंड सीलिंग्स। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए।
ठीक है। इसके स्क्रिप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके स्क्रिप्ट का क्या फीचर है कि ये लोगो सिलेबिक है। लोगो सिलेबिक यानी कि हर एक सिंबल, ईच सिंबल स्टूड फॉर अ वर्ड। यानी कि रेदर देन पूरा का पूरा वर्ड लिखने के बजाय, जैसे लेटर से बनता है वर्ड और फिर वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है सेंटेंस, तो जैसे यहाँ पे लोगो सिलेबिक लिखा हुआ है, तो लोगो अगर वर्ड जहां जहां मुझे कहना है तो इसके लिए मैंने कोई एक सिंबल बना दिया। सिलेबिक अगर मुझे वर्ड कहना है तो मैंने इसके लिए सिलेबिक बना दिया। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, तो इसके लिए हर वर्ड के लिए मैंने एक सिंबल डेवलप कर लिया और उसको मैं उस सिंबल को लिखते जाऊंगा। तो ऐसे हमें हरप्पन स्क्रिप्ट का ये फीचर है, लोगो सिलेबिक। जनरली written from right to left, right to left। जनरली जब हमें सिंगल लाइन में जब हम इनके राइटिंग्स को देखते हैं तो वो जनरली राइट से लेफ्ट की तरफ में लिखे जाते थे। कई सारे हमें ऐसे भी एविडेंसेस मिलते हैं जिनमें कि लेफ्ट से राइट भी लिखा गया है। और जब एक लाइन से जब ज्यादा होता था तो एक जैसे राइट से स्टार्ट किया गया तो लेफ्ट में आए, फिर लेफ्ट से स्टार्ट किया, इस तरीके से। जब एक से ज्यादा जब लाइन होता था तो इस तरीके से पैटर्न होता था, ये बात याद रखना, ठीक है। और इसी स्टाइल को कहा जाता है यूज ऑफ बाउस्ट्रोफिडोन स्टाइल, यानी कि सर्कुलर है, राइट से स्टार्ट किया, लेफ्ट में गया, फिर लेफ्ट से खत्म हुआ, फिर राइट में आया, तो इस पैटर्न में करते हैं। ये हमें कहां पे ज्यादातर देखने को मिलते थे, जो लॉन्गर या फिर जो लार्जर जो इंस्क्रिप्शन होते थे उनमें हमें देखने को मिलता है। अगर एक लाइन से जब ज्यादा के जब इंस्क्रिप्शन होते थे तो उसमें हमें ये फीचर देखने को मिलता है, ठीक है। पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अक्रॉस सेम और यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट था, यानी कि अलग अलग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। सेम और यूनिफॉर्म या फिर कॉमन स्क्रिप्ट अक्रॉस ऑल साइट्स, ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड राइटिंग का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर। स्कॉलर्स और जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस पूरे के पूरे राइटिंग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, इससे पाया है कि जो इसका जो यूज हुआ करता होगा, चूंकि ठोस तरीके से तो हम नहीं पता लगा सकते हैं, तो इनका जो यूज होगा वो बेसिकली ऑथेंटिकेशन के पर्पस से या फिर ऑथेंटिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन के पर्पस से, या फिर टोकन के फॉर्म में भी हुआ होगा इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए। जैसे अगर सील्स पे अगर हमें राइटिंग्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो वो हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी चीज का पहचान दिखाने के लिए कि हम इस पर्टिकुलर अगर वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में अगर इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रेड के पर्पस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो इस राइटिंग का, या फिर मान लीजिए उन्होंने सील डेवलप किया और इस सील में कुछ 2-3 प्रकार के सिंबल्स अवेलेबल हैं, तो वो इससे वो बता सकेंगे कि हाँ हम इस पर्टिकुलर गिल्ड या फिर ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए हैं, तो आप हमें पास करने दीजिए। ये तो आइडेंटिफिकेशन के तौर पे हो सकता है। ऑथेंटिकेशन के तौर पर जैसे कि हम किसी चीज के प्यूरिफिकेशन के लिए आज के टाइम में जैसे हम ISI का मार्क्स देते हैं या फिर BIS का जो हॉलमार्क होता है वो देखते हैं, तो उस पर्पस से भी हो सकता है कि हाँ मान लीजिए कि किसी ने डिमांड किया है मोहनजोदारो से कि कालीबंगन से मुझे ब्लैक बैंगल चाहिए। अब ये ब्लैक बैंगल एक्चुअली में वहां से बना है या नहीं बना है, ओरिजिनल है या नहीं है, तो इस चीज के लिए क्या एक ऑथेंटिकेशन का करने का एक पर्पस अगर होता होगा
तो उस पर्पस के लिए भी राइटिंग को डेवलप किया गया होगा, स्क्रिप्ट डेवलप किया गया होगा। और या फिर टोकन के फॉर्म, कहीं पे अगर एक्सचेंज होना है तो उसके बदले में क्या कोई मॉनेटरी फॉर्म देना है, या फिर कुछ बार्टर का जो सिस्टम हमें जो देखने को मिलता है, बेसिकली यहाँ पे बार्टर ही था, तो बार्टर के हमें टेंडेंसीज भी जो है टोकन के फॉर्म में इस्तेमाल होते होंगे। एक जगह से कॉपर आया तो दूसरी जगह से बैंगल्स आया, तो उसके बदले में टीन का एक्सचेंज हुआ। तो इस तरीके से टोकन के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जो इन्फरेंस जो निकलता है जब हम सारे चीजों को पढ़ते हैं, तो अभी तक ये है कि या तो ऑथेंटिकेशन को लेके, आइडेंटिफिकेशन को लेके, या फिर टोकन जो कि इकोनॉमिक एक्सचेंज को रिफ्लेक्ट करता है, इसके लिए हड़प्पन राइटिंग और स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखिए। इसके कुछ जो खास करके जो दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें जो मिलते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वो ये है। एक है एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, पहला है धोलावीरा में हमें एक सो कॉल्ड साइन बोर्ड मिलता है। साइन बोर्ड, और दूसरा है एक कॉपर टैबलेट। कॉपर टैबलेट एट मोहेंजोदारो। ये हमें कुछ इसके हड़प्पन स्क्रिप्ट और राइटिंग के एविडेंसेस के तौर पर याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये दिखाता है। अब इसमें सोशल डिफरेंशिएशन कैसे आता है, इसके बारे में हम कैसे सोचें कि आखिर हड़प्पन स्क्रिप्ट और राइटिंग कैसे ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंशिएशन होगा। क्योंकि जब हम इसके स्प्रेड को देखते हैं, एक तो कहीं पे भी हमें ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसा जगह देखने को नहीं मिलता है जहां पे कि इस लैंग्वेज को सिखाया जा रहा होगा, इस स्क्रिप्ट को सिखाने के लिए, यानी कि कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हमें कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। और इससे एक पॉइंट उभर के आता है कि ये बहुत ही लिमिटेड था, लिमिटेड लोगों के पास में इसका नॉलेज अवेलेबल था और लिमिटेड लोगों के यूज के लिए ही बनाया गया था। जैसे हमने देखा कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादातर मोहेंजोदारो और हड़प्पा में ही हमें मिलते हैं। तो क्या ये हड़प्पा और मोहेंजोदारो इस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन के इलीट सेंटर थे, या फिर यूं कहिए कि या फिर ये पॉलिटिकल सेंटर थे जहां पे कि इन सब चीजों का डेवलपमेंट होता था और इन्हीं के पर्पस के लिए, इन्हीं के यूज के लिए किया जाता था। जितने भी पॉइंट्स हैं, इसे ठोस एविडेंस के साथ में तो नहीं कहा जा सकता है, ये सभी के सभी पॉइंट जो हैं ये अपने आप में स्पेकुलेटिव हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ इन्फरेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन जो है वो हमें कहीं ना कहीं हड़प्पन सोसाइटी में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम अपने पीटी के इस टॉपिक के और पीटी के पर्सपेक्टिव से लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद से हम मेंस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, यानी कि बेसिकली हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ मूव करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है और आने वाले जो इस साल कैंडिडेट्स क्वालिफाई करके मेंस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहे। तो अब हम जिस टॉपिक की तरफ में जा रहे हैं वो है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें बेसिकली आपको हिस्ट्री ऑनर्स की तरह पूरे के पूरे डिबेट या थ्योरीज को पूरा का पूरा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ उन फैक्टर्स को याद रखना है जो फैक्टर्स बताए गए हैं कि कौन कौन से क्या क्या कारण बताए गए और क्या क्या जनरल फीचर्स हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जिसे लेट हड़प्पन फेज भी कहा जाता है।
लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, तो इसमें हमें वेरियस थ्योरीज दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो थ्योरी है वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। सबसे पहला आ जाता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, क्योंकि ऋग्वेद में कुछ ऐसे टर्म्स और कुछ ऐसे चीजों को मेंशन किया गया है जो एक तरीके से एविडेंस तो नहीं करते हैं, लेकिन वो इन्फरेंस, स्कॉलर्स उसका उस चीज को पढ़ के इन्फरेंस लगाने का कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ही डिस्कस किया जा रहा होगा या बताया जा रहा होगा। जैसे जब हम आर्यन थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसमें जो गॉड इंद्र है उन्हें एक एपिथेट दिया गया है। आर्यन इन्वेजन के थ्योरी में इंद्र को एक एपिथेट दिया गया है, पुरमधरा, जिसका मतलब है फोर्ट डिस्ट्रॉयर। फोर्ट डिस्ट्रॉयर। अब जैसा कि आपने, जब हम टाउन प्लानिंग को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कई सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स पे हमें फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, तो क्या ये उस चीज को रेफर करता है? और दूसरा एक टर्म है हरियुपिया, जो कि हड़प्पा को रिफ्लेक्ट करता, जो कि हड़प्पा को रेफर करता है। ये सभी के सभी एविडेंस जो है ये हमें कहां पर, ऋग्वेद में मिलते हैं। तो इस बेसिस पे कई सारे स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने इन्फरेंस लगाया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का जो मेजर जो कारण था वो आर्यन इन्वेजन हुआ, उस वजह से हुआ। लेकिन जब हम इसे इस, या फिर यूं कहिए कि इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो क्या है कि अगर इतने स्केल पर अगर किसी कोई भी अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो कुछ ना कुछ उसके एविडेंस जो है वो रह जाते हैं। लेकिन हमें नो एविडेंस ऑफ मिलिट्री असॉल्ट एट एनी हड़प्पन साइट, एट एनी हड़प्पन साइट, किसी भी प्रकार का हमें कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट में आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसे लार्जली रिजेक्ट किया जाता है कि इसके कोई ठोस थ्योरी नहीं। लेकिन चूंकि अभी जो राखी गढ़ी में जो सिमेट्रिक जो स्केलेटन का जो डिस्कवरी हुआ और उसमें जो हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है कि एंशिएंट ईरान के साथ में हमारे कुछ कांटेक्ट हैं, तो मे बी जब वो ज्यादा उभर के आता है तो ये इस थ्योरी को कुछ अदर डायमेंशन दे। तो इसको अभी एक याद रखना है। ठीक है, जब भी आप अगर पूछा जाएगा अगर आपसे कभी कि कौन कौन से थ्योरीज हैं तो आप इन सब चीजों को मेंशन करते हुए चलेंगे अपने आंसर राइटिंग में। इसे मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आंसर में लिखा जाता है। दूसरा जो है वो है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इंदस में हमें रिपीटेड एविडेंस ऑफ फ्लड्स दिखाई देते हैं। रिपीटेड एविडेंस ऑफ फ्लड्स ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट, ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट, इसके कारण से हमें देखने को मिलता है। हमें डेसिकेशन के यानी कि रिवर के एविडेंसेस मिलते हैं, जो कि खासकर ड्राइंग ऑफ रिवर बेड, घग्गर हाकरा वैली में इसके हमें जो है वो कुछ एविडेंसेस जो हैं वो दिखाई देते हैं।
फिर कई जगह पर हमें फ्लड्स एंड राइज इन सॉइल सैलिनिटी के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। फ्लड एंड राइज इन सॉइल सैलिनिटी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी जो रिसेंट में जो आता है वो है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस या यूं कहिए इन्वायरमेंटल चेंज के कारण से, और इसमें कहा जाता है ड्रायर क्लाइमेट का अराइवल होना, ड्रायर क्लाइमेट एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस ये सारे प्रोमिनेंट कारण रहे हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के। ठीक है, तो आर्यन थ्योरी एक तरफ रहेगा और दूसरे तरफ आपका नेचुरल डिजास्टर रहेगा। नेचुरल डिजास्टर में कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे रिपीटेड एविडेंस ऑफ फ्लड्स टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, डेसिकेशन, फ्लड्स एंड राइज इन सॉइल सैलिनिटी, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में ड्रायर क्लाइमेट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन ने रिसोर्सेस का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, उस वजह से भी उनके डिक्लाइन का एक फैक्टर बना। ठीक है, तो ये सारे वेरियस थ्योरीज हैं। जब हम मेंस में जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा और डिटेल में हम इसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ आप अभी थ्योरीज को याद रखिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हमें जो लेट हड़प्पन फेज था उसमें हमें उसके क्या क्या फीचर्स थे। क्या जो मैच्योर हड़प्पन फेज में जो हमें एविडेंसेस मिले या जो फीचर्स देखने को मिले, जैसे सिटीज, राइटिंग, क्राफ्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, स्क्रिप्ट का इमर्जेंस होना, ये सारे के सारे जो चीजें थे कि जो एविडेंसेस जो हमें मैच्योर फेज में मिलते हैं, क्या ये हमें, और साथ साथ में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था जो हमें ये फीचर्स देखने को मिलते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज में, क्या ये लेट हड़प्पन फेज में भी कंटिन्यू करते हैं? तो हाँ, एक पॉइंट सही है कि ये फीचर्स हमें लेट हड़प्पन फेज में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उस स्केल में नहीं। ये डिक्लाइन करने लग जाता है, टोटल कोलैप्स नहीं करता है। याद रखना, देयर इज डिक्लाइन नॉट टोटल कोलैप्स। टोटल एंड या फिर कोलैप्स नहीं होता है। स्मॉल स्केल में एक्टिविटीज जो है वो चलते रहते हैं। नॉट देयर इज डिक्लाइन, नॉट टोटल एंड और कोलैप्स। ठीक है, लेट हड़प्पन फेज का एक वाइड ज्योग्राफिकल बेस था। एक वाइड ज्योग्राफिकल बेस हमें देखने को मिलता है। जितने भी एलिमेंट्स ऑफ हड़प्पन अर्बनिज्म होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ हड़प्पन अर्बनिज्म वो क्या करते हैं? दे डिक्लाइन। जैसे सिटीज हो गए, सील्स हो गए, सील्स मेकिंग का जो पूरा प्रक्रिया हो गया, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट हो जाता है, स्क्रिप्ट एंड राइटिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है, ये धीरे धीरे करके डिक्लाइन करने लग जाते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें देखने को मिलता है वो है कि लेट हड़प्पन फेज में हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। तो ये साफ साफ प्रूव करता है कि अर्बन लाइफ का जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। तभी तो लोग फिर से एग्रीकल्चर की तरफ में जा रहे हैं। जब लोगों का नीड, लोगों का दिनचर्या क्या होता है, एक तरफ सिटी होता है, सिटी है और विलेज है और पीपल होते हैं। ठीक है, अब जब अर्बन फेज जब होता है तो मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या करते हैं? सिटी के तरफ में जाते हैं और इनका डिमांड फुलफिल करने के लिए विलेज के तरफ से एक रिलेशन डेवलप होता है। ठीक है,
ये याद रखना है। लेकिन जैसे ही अर्बन सेंटर जो है वो कोलैप्स करेगा तो लोगों का जो माइग्रेशन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा विलेज की तरफ में, और एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर करने का एक वन ऑफ द फीचर क्या है कि अब एग्रीकल्चर जो है हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। अर्लियर में हमें मोनोकल्चर देखने को मिलता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। जैसे एक टाइम पर आप एक ही किसी अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करें, जैसे अगर आप वीट उगा रहे हैं तो वीट ही उगा रहे हैं, अगर आप बार्ले को अगर उगा रहे हैं तो बार्ले उगा रहे हैं, अगर आप राइस को उगा रहे हैं तो राइस के पीछे ही लगे हुए। लेकिन जब हम लेट हड़प्पन फेज में आते हैं तो हमें डबल क्रॉपिंग के फीचर मिल जाते हैं। डबल क्रॉपिंग, जैसे वीट और बार्ले साथ साथ में उगाया जा रहा है, वीट एंड बार्ले, राइस और मिलेट। जैसे ये खरीफ का है और ये रबी का, ये खरीफ के क्रॉप्स हैं और ये रबी के क्रॉप्स हैं। तो अब चूंकि प्रेशर ज्यादा बढ़ चुका है लैंड के ऊपर, विलेजेस के ऊपर, तो लोगों के डिमांड को फुलफिल करने के लिए अब हम डबल क्रॉपिंग के तरफ में हमें एविडेंसेस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में उसके लेट हड़प्पन फेज में देखने को मिलता है। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरीके से हमने पीटी के पर्सपेक्टिव से सारे के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब होगा जब हम हर नेक्स्ट क्लास से जो 2 या 3 क्लासेस होंगे, हम मेंस के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको भी डिस्कस करेंगे, और क्या इस साल कुछ नए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम उनके ऊपर भी डिस्कशन करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। अगर जो भी कैंडिडेट्स या जो भी स्टूडेंट अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके मुझे अगर सबमिट करना चाहते हैं, इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको अपने साथ में आप उस क्लास में ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसे सेंड कर दीजिए और मैं विद इन एक टाइम के अंदर में आपको चेक करके उस जो भी उस पर फीडबैक होंगे, क्या क्या इंप्रूवमेंट है, सही है या गलत है, मैं आपको वो फीडबैक जरूर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।